सोख्ता भाग 2। मैंने 10 के नोट को 4 तह में लपेटा और दुकानदार को पुकारते हुए नोट वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो एक हाथ में तराजू की डांडी टांगे दूसरे हाथ से चोंगे में चावल भरने जा रहा था। उसकी नोट पर नजर पड़ते ही चावल के बोरे में ही चोंगा छोड़ दिया। वो नोट की तरफ लपका। मैंने अपना उसकी तरफ बड़ा हाथ खींच लिया। बोला, अच्छा पहले पिछला हिसाब तो देख लो, फिर इकट्ठा पेमेंट हो जाएगा। उसने तराजू के पलड़े को एक दूसरे पर करके तराजू रख दिया और कापी उठाकर हमारा हिसाब ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि 13 रुपए 20 पैसे। मैं पसोपेश में पड़ गया। 10 रुपए देने के बाद भी 3 रुपए 20 पैसे रहा जा रहा था। मैंने एक तरकीब सोची। बोला, 1 किलो अरहर की दाल और 1 पाव उड़द की दाल दे दो, फिर सब इकट्ठा करके बताओ। दुकानदार जल्दी जल्दी मेरा सामान तौलने लगा। सामान देने के बाद उसने जोड़कर बताया 19 रुपए 20 पैसे हुआ। थैले में सामान रखने के बाद मैंने 10 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। सेठ जी, 80 पैसे मुझे वापस कर दीजिए, आपका सीधा सीधा 20 रुपए रह जाएगा। दुकानदार ने एक बार नोट को देखा, फिर मुझे। तो सीधे सीधे नहीं कह सकते थे कि इतना सामान चाहिए? परेशान करने की क्या जरूरत थी? वो झुंझला उठा। अरे सेठ जी, सीधा सीधा हिसाब हो गया है, जानकारी हो जाने से देने में आसानी हो जाएगी। वो गुस्साया ही रहा। तो ठीक है, सब इकट्ठा ही दे देना, मैंने उसकी मिनती की। अरे सेठ जी, इसे ले लीजिए, कुछ बोझ ही हल्का हो जाएगा। वैसे देना तो सब ही है, हजम थोड़ी ही करूंगा। अब वो कोई बात नहीं। हजम न करने की बात करके लगा मेरी ईमानदारी पुख्ता हो गई है। उसने 10 का नोट लेकर 80 पैसे वापस कर दिए, फिर कॉपी पर हिसाब लिखने लगा। मैं थैला उठाकर जल्दी से बाहर निकल आया। डायरी पढ़ने का चाव एकदम खत्म हो चुका था। मैं चाहकर भी एकाग्र नहीं हो पा रहा था। पता नहीं मन कहां कहां भटक जाता। नजर शब्द पर तो रहता, पर ध्यान मालूम नहीं कहां। डायरी पढ़ते रहने का ख्याल आता तो पता चलता मैं पन्ने की आखिरी लाइन पर हूं। ऊपर क्या पढ़ाया कुछ ध्यान नहीं। फिर ऊपर से पढ़ना शुरू करता। अंत तक पहुंचते पहुंचते ऊपर के सारे शब्द फिर भूल चुका होता। इसी तरह 2-3 बार कोशिश की। जब मन एकाग्र ना हुआ तो डायरी बंद कर दी और पलंग पर आंखें मूंद कर लेट गया। थोड़ी देर बाद आपा की आवाज सुनकर मैं अनका। आपा ने दोबारा आवाज दी, अफरोज, क्या है? मैं आंख बंद किए वैसे ही लेटा रहा। बाहर दानिश खड़े हैं। उठकर मैंने डायरी तकिए के नीचे रख दी और बाहर आ गया। दानिश दरवाजे पर खड़ा था। क्या है बेटे? मुझे देखते ही वो बोला, आओ अंदर आओ। मैं घूमकर फिर अंदर कमरे में आकर पलंग पर बैठ गया। दानिश शायद बाहर ही रुक गया था, इसलिए हमारे पलंग पर बैठ जाने के बाद वो कमरे में घुसा। आज अजय मिला था, मैंने हवा में बात की। तो अजय का मिलना नहीं, उसके जिक्र पर दानिश के चौंकने से मैं आश्वस्त हो गया। मैं समझ गया अब अपनी बात सही ढंग से व्यक्त की जा सकती है। आदमी चोरी करके साफ साफ कह दे कि मैंने चोरी की है तो वो सारी यातनाओं और यंत्रणाओं से बच सकता है। ये भूमिका क्यों बांध रहे हो? दानिश की बेसब्री उसकी आवाज में आकर ठहर गई थी। तुम नए लोग छोड़ने की बात अजय या किसी से भी बता देनी चाहिए। जब लोग आकर मुझसे पूछते हैं तो तुम्हारी हरकतों की यंत्रणा मुझे झेलनी पड़ती है। वो कौन है जो उसको बता दूं?
दानिश के चेहरे पर तनाव आ गया। तुम एक दूसरे से परिचित हो, ये काफी नहीं है? यहीं हमारी सुलग जाती है। लोग दूसरों की जिंदगी के बारे में इतने इंटरेस्टेड क्यों होते हैं? मैं तो नहीं जाता किसी के बारे में पूछने। गुप्त बात के लीक होने का मतलब ही है कानाफूसी की शुरुआत, और यही भाव अजय के साथ दूसरे जानने वालों के चेहरों पर आज है। वे लोग उसकी नजाकत तो जानते नहीं है, उन्हें मालूम तो है नहीं कि अखबार की नौकरी क्या होती है। हाँ, सिर्फ तुम्ही को मालूम है, इसीलिए 6 महीने में 4 अखबार छोड़ चुके हो। देखो यार, मूड खराब मत करो, कहो तो उठकर चला जाऊं। दानिश जरूरत से ज्यादा उलझा जा रहा था। मैंने आपा को झूठ मूठ की आवाज दी। आपा, एक चप्पल उठाना तो, जो सबसे तेज आवाज करे वही देना। दानिश हंसता हुआ दीवार और पीठ के बीच तकिया लगाकर आराम से बैठ गया। यार, बाबरी मस्जिद विवाद से उपजी नफरत को इस पेशे में जिस शिद्दत के साथ मैंने महसूस किया है, वो तुम क्या जानो। तुम अपनों के बीच हो ना, मैंने अपने बीच दूसरों की आंखों में खूंखार भेड़िए की शक्ल देखी है, जिसके खूनी पंजे हर वक्त अपनी गर्दन पर महसूसता रहा हूं। फैजाबाद जाकर इसका एहसास तो और भी बढ़ गया था। नए लोग में एक मुसलमान और था, कलीम। हम दोनों एक दूसरे से बात करते हुए डरते थे। किसी जरूरी मैटर पर अगर बात करनी ही पड़ गई तो लोगों की नजरें इसलिए नहीं उठती थी कि स्टाफ के 2 आदमी बात कर रहे हैं, बल्कि इसलिए उठती थी कि 2 मुसलमान बात कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है। आज हम अपने ही देश में परायेपन का दंश भोग रहे हैं। मैं बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर बहस नहीं करना चाहता था। यदि इस विवाद को खड़ा करने में विश्व हिंदू परिषद का हाथ है, तो उसे हवा देने में मुस्लिम लीडरों का भी कम हाथ नहीं है। एफिडेविट में तो ऐसा नहीं था, फिर वहां से क्यों चले आए? वहां की लड़ाई ही दूसरी थी मियां। जिन कंपोजिटरों के हक के लिए लड़ा, वही पैसे की लालच में आकर मेरे खिलाफ हो गए थे। हक दिलाने का ठेका सिर्फ तुम ही ने लिया है, या इस दुनिया में और भी कोई है? मैं समझौता करके नहीं जी सकता। अपनी थाली में लात मार सकते हो, लेकिन समझौता नहीं कर सकते। देखो दानिश, कहीं ना कहीं तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा, वरना जिंदगी भर इसी तरह भटकते रहोगे। पहले अपना सिर छुपाने की व्यवस्था कर लो, फिर समाज सेवी बनो। चाय मिल सकती है? दानिश ने बात काट दी। चाय का नाम सुनते ही मेरी जुबान पर जैसे ब्रेक लग गया। पूछना पड़ेगा। मैं उठकर बाहर आपा से बात करने के लिए उनके पास गया। आपा, चाय बन सकती है क्या? आपा दाल बीन रही थी, बगैर हमारी तरफ घूमे बोली, सिर्फ दूध है। मैं उल्टे पांव फिर कमरे में आ गया। अगर कुछ पैसे हो तो चाय बन सकती है, चाय और चीनी लानी पड़ेगी। चलो लेकर आते हैं। दानिश उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों निकलकर सड़क पर आ गए। यार, समझ में नहीं आता कि हमारे घर में इतनी दरिद्रता क्यों बनी है। मुझे दानिश को चाय ना पिला पाने वाली बात बराबर कचोट रही थी, जबकि 3 लोग कमाने वाले हैं और हम 3 के ऊपर सिर्फ 2 आदमियों का अतिरिक्त बोझ है। अनावश्यक चीजों में कटौती करो। मेरे ख्याल से अनावश्यक काम हमारे यहाँ ना केवल बराबर है, ना कोई शराब पीता है, ना जुआ खेलता है, और ना ही तो होटलबाजी करता है। हाँ, अब्बा को सिर्फ बीड़ी और अम्मा को सिर्फ पान की लत है। इन 2 लोगों पर 3 या बहुत हो गया तो 4 रुपए से ज्यादा का फालतू खर्च नहीं पड़ता। दानिश अचानक बिफर उठा। फोकट में तो बकरी बकरा पाल रखा है तुम्हारे घर वालों ने। आज के जमाने में इंसान के लिए अनाज मुहैया कराना मुहाल है, जानवरों के लिए कहां से लाओगे?
8-10 रुपए रोज उन्हीं के लिए चाहिए। अगर वही पैसा बचे तो घर की दूसरी जरूरतें पूरी ना हो जाए। एक बकरी के दूध से तुम्हारे घर वाले या तुम पहलवान बनने से रहे। सिर्फ फांसी के फंदे की तरह लटकी हुई है तुम लोगों के गले में। हाँ यार, कुछ सोचना पड़ेगा। हम दोनों चाय चीनी लेकर वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद आपा 2 कप चाय बनाकर ले आई, साथ में थोड़ी सी नमकीन व बिस्किट भी। ये कहां से आया? मैंने बिस्किट की तरफ इशारा करके आपा से पूछा। सायरा खाला ने भिजवाया था। खालू दिल्ली गए थे, वही लेकर आए रहे होंगे। आपा कमरे से बाहर चली गई। आपा के मामले में क्या हुआ? दानिश ने पूछा। क्या बताएं यार, इनके ससुराल वाले फिजूल में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। देखो, अम्मा गई हैं, हो सकता है भेजने भिजवाने की कोई सूरत निकल आवे। आपा बिल्कुल गुमसुम रहती हैं। इनके मुरझाए चेहरे को देखकर तो मुझे रुलाई छूटने लगती है। आपा से कहो पड़ोस में ही कहीं घूम फिराया करें। अपने हम उम्र लड़कियों को ही बुलाकर बोला बतियाया करें, दिल बहला रहेगा। 1000 बार बोलता हूं, कहती हैं हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, सुबह हवाखोरी के लिए निकलती हैं। चाय पीते पीते अचानक दम घुटने सा लगा तो मैंने बढ़कर गली की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। कमरे में उजाले के साथ हल्का सा हवा का झोंका आया तो राहत महसूस हुई। मैं पलंग पर पैर उठाकर बैठ गया और गली में आते जाते लोगों को देखने लगा। दानिश चाय पी चुका तो मैंने दोनों कप व प्लेट पलंग के नीचे सरका दी और फिर गली की तरफ मुंह करके बैठ गया। गली की तरफ थोड़ी देर देखते रहने के बाद मुझे महसूस हुआ कि बड़ी से बड़ी चिंताएं सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर भुलाई जा सकती हैं। इसमें कौन सा मनोवैज्ञानिक तत्व है, ये तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन इतना अंदाजा जरूर लगाया कि छोटे बड़े आड़े तिरछे लोग और उनके रंग बिरंगे साफ और मैले कपड़े ही शायद अपनी तरफ पूरा ध्यान खींचने में सहायक हैं, जिसमें उनके चेहरे व हाथ पांव के हाव भाव भी शामिल हैं। अचानक एक मुल्ला टाइप का आदमी जाते दिख गया तो मन में एक उबाल सी उठने लगी। मुल्ला मौलवियों ने मुसलमानों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, फिर भी मुसलमानों की आंखें नहीं खुलती। मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये लोग अपना बुरा भला भी नहीं सोच पाते। दानिश हंसने लगा। अच्छा हुआ ये बात तुम घर की 4 दीवारी में कह रहे हो। अगर यही बात कहीं बाहर कहे होते तो अभी सारे मुसलमान मार मार कर तुम्हारा सिर पिला कर देते। मैं भी हंसने लगा। क्या पिला करते यार। हमारे अब्बा मुस्लिम महिला विधेयक के बहुत बड़े हिमायती थे। जिस दिन दोनों सदनों में विधेयक पास होने का समाचार रेडियो पर मैंने सुना, ऐसे सामने अब्बा बैठे थे और मैं रेडियो के सामने। बेसाख्ता मेरी जुबान से निकला, ना हुई मेरी बीवी, नहीं तो अभी मैं तलाक दे देता, फिर देखता विधेयक के कितने हिमायती उसकी परवरिश के लिए सामने आते हैं। उस वक्त अब्बा का चेहरा देखने वाला था, बिल्कुल सुर्ख चेहरा गुस्से से। बस इतना ही बोले, ज्यादा बात ना निकले। मैं बोला, अरे अब्बा, आज जितना खुश होना हो लीजिए, कल मौका नहीं मिलेगा। आज नहीं 5 साल बाद देखना, आधी से ज्यादा ब्याही लड़कियां अपने अपने मायके आकर बैठ जाएंगी। तब ना कोई मुल्ला मौलवी फैसला कराने और हदीस कुरान का हवाला देने आएंगे, और ना ही कोई वक्फ बोर्ड सामने आएगा मदद करने। फिर मैं ही खड़े होकर थपोड़ी बजाऊंगा। उन्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। पुराने लोग हैं, पुराने ख्यालात हैं। अरे हाँ, जो बताने आया था वो तो भूल ही गया। एक वांट निकला है। जौनपुर के किसी हिंदी दैनिक को संपादकीय स्टाफ की जरूरत है।
एप्लीकेशन भेज दिया है, डाकखाने से सीधा इधर ही आ रहा हूं। अच्छा किया। अब तक का तुम्हारा अनुभव तो काउंट होगा ही, तब नहीं तो अब से ही सुधर जाओ। दानिश हंस पड़ा। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे सबसे नालायक मैं ही हूं। अचानक आपा दौड़ती हुई कमरे में घुसी। अफरोज, अम्मा आ गई। आपा की आवाज में चहक थी। आज कितने दिनों बाद आपा के चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही थी। मैंने दानिश को देखा, दानिश भी मुझे देखकर आपा को देखने लगा। फिर आपा भागती हुई कमरे से निकल गई। मैं भी जल्दी से पलंग से उतरकर पैर में चप्पल फंसाने के लिए चप्पल घसीटता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा बरामदे में आ गई थी, थकी थकी हाफती हुई, पसीने से तरबतर। बरामदे में ही पड़े तख्त पर अम्मा धड़ाम से बैठ गई। आपा ने जल्दी से अम्मा के गले में बंधा हुआ नकाब का फीता खोल दिया। नकाब दीवार के किनारे बंधे डोरी पर डाला और हाथ से पंखा ले खड़ी होकर अम्मा को झलने लगी। मैं बाहर रिक्शा पर से सामान उठाने के लिए बढ़ा ही था कि तनवीर एक पेटी व कपड़े की एक बड़ी सी पोटली टांगे आ पहुंचा। बाहर और कुछ सामान है? मैंने तनवीर से पूछा। नहीं, बस इतना ही था। तनवीर ने पेटी और पोटली वहीं बरामदे में तख्त के पास रख दिया और एक लंबी सी सांस छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। दानिश भाईजान, आदाब। मैंने घूमकर देखा। दानिश कमरे से निकल रहा था। उसने तनवीर के आदाब का जवाब बगैर आवाज से होठ और सिर हिलाकर दिया। भाईजान के साथ नाम लेना जरूरी था। मैंने तनवीर से बोला तो अम्मा को छोड़कर सब लोग हंस पड़े। तनवीर खिसिया गया। थोड़ा और आगे बढ़कर दानिश ने अम्मा को हाथ उठाकर सलाम किया। अम्मी, आदाब। जीते रहो बेटा। अम्मा ने एक सरसरी नजर दानिश पर डालकर थकी हुई आवाज में दुआ दी और पहलू बदलकर आराम से बैठ गई। अब अम्मा के चेहरे से थकान की गर्द कम हो गई थी। दानिश अम्मा को आदाब करने के साथ ही मेरे करीब से गुजरते हुए बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो हाथ बढ़ाकर मैंने उसको छुआ और धीरे से बोला, बैठना। दानिश हल्का सा घूमा और बगैर रुके बोला, नहीं, अब चलता हूं, बाद में मिलूंगा। दानिश बाहर चला गया। तनवीर आंगन में लगे हैंडपंप के पास जाकर हाथ मुंह धुलने लगा। मैं अम्मा के बगल तख्त पर बैठ गया। आपा अभी भी अम्मा को पंखा झल रही थी। सब लोग खामोश थे। अम्मा ने आपा की तरफ देखे बगैर एक हाथ उठाकर पंखा पकड़ लिया। बेटी, अब रहने दे। आपा ने पंखा छोड़ दिया और अम्मा के पीछे तख्त पर बैठ गई। फिर जैसे कुछ याद आया हो, जल्दी से खड़ी होकर बावर्ची खाने की तरफ लंबे लंबे डग भरती हुई चली गई। आपा के हटने के बाद एकांत पाकर मैंने अम्मा से धीरे से पूछा, आपा के मामले में क्या हुआ? अम्मा मेरा सवाल सुन लेने के बाद भी थोड़ी देर तक चुप रही। मैं मायूस हो गया। अम्मा की चुप्पी यकीनन किसी शुभ समाचार का संकेत नहीं देती थी। वे लोग लड़की ले जाने के हक में नहीं हैं। अम्मा ने बहुत ही बुझे स्वर में कहा। क्या कह रहे हैं? मेरे दिल में घबराहट का गुब्बार भर गया। वही पुरानी रट। तुम लोगों ने हमारे मेहमानों की बेइज्जती कर दी। अगर इतने आदमियों की खातिर तवज्जो करने की कुव्वत नहीं थी तो क्यों बुलाया था, वगैरह वगैरह। ये भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनिए भाग 3।